फैमिली और पाकिस्तान हॉकी जो है इसका बहुत पुराना साथ है और पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री इस फैमिली के बगैर ऐसे ही है जैसे स्कॉच की हिस्ट्री खान फैमिली के बगैर। ये जो कहानी है ये 1956 से शुरू हुई जब मेरे वालिद मुनीर डार उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 1956 मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में और पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक मेडल जो है सिल्वर मेडल वो जीता। उसके बाद 3 ओलंपिक गेम्स मेरे वालिद खेले, उसके बाद 2 ओलंपिक गेम्स मेरे चचा तनवीर डार खेले और फिर 1 ओलंपिक गेम मैं खेला और पाकिस्तान ने आज तक 3 ओलंपिक गोल्ड और 3 ओलंपिक सिल्वर जीते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली की खुश नसीबी है कि हम इन 6 के 6 टीमों में हमारा कोई ना कोई फ़र्द मौजूद था। मेरे चचा तनवीर डार जो पहले वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे जो बार्सिलोना में हुआ और उसके अलावा बेइंतहा चैंपियंस ट्रॉफी के मेडल्स और दुनिया में एशियन गेम्स के मेडल्स डार फैमिली ने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। डार हॉकी एकेडमी जो है ये मेरे वालिद साहब मरहूम मुनीर डार साहब का कॉन्सेप्ट है। जब हमने ये शुरू की 2006 के करीब तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत एक वर्टिकल डाइव लेके और बहुत तजलील में जा रही थी और मेरे वालिद जो कि पाकिस्तान हॉकी मेरे ख्याल उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हॉकी है और वो परेशान थे। तो मुझे एक दिन इसी कमरे में बैठे उन्होंने कहा कि यार हॉकी के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो जो आप जाओ और जाके देखो कि एस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड कोई है लाहौर में जहाँ पे मैं किसी हुकूमती शख्सियत से इजाज़त लेके वहाँ हॉकी की गेम शुरू करवा सकूँ। तो उस वक्त के CM जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही से बेतकल्लफ़ी थी वालिद साहब की, तो उन्होंने कहा कि यार वो ग्राउंड जो है ना एक बंद पड़ी है, वो अपने जो भी आपका सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उसे कहिए कि हमारे हवाले करें, हमने वहाँ हॉकी शुरू कराना। तो ही वॉज़ वेरी काइंड। उसने उसी वक्त अपने स्टाफ ऑफिसर को बोला कि यार ये अंकल जो कह रहे हैं फ़ौरन करवा के मुझे रिपोर्ट करो। तो विद इन मेरा 2 या 3 दिन वो ग्राउंड हमारे हवाले कर दी गई, उसकी सफाई हुई और उसके बाद से हमने 5 बच्चों से हमने वो शुरू किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में डार हॉकी एकेडमी को पहचाना जाता है, इसके काम को पहचाना जाता है। इसके पीछे ब्रेन चाइल्ड डार साहब बड़े डार साहब का यही था कि हॉकी के रिवाइवल के लिए हमें कुछ करना चाहिए और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले दिन ये समझाया था कि बेटा ये प्राइवेट एकेडमी रखना, इसमें गवर्नमेंट से मदद नहीं लेना, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट से मदद लोगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे मेरिट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसको 12-13 साल हो गए हैं, 6 टूर हमने यूरोप के किए हैं, हमने गवर्नमेंट से कभी कोई मदद नहीं ली और हमने ये सब प्राइवेट स्पॉन्सर्स पे चल रही है और उन स्पॉन्सर्स के बगैर इसका वजूद ही नहीं हो सकता। मेरा नाम इरफान ज़िया है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। डार साहब ने ये एकेडमी जब शुरू की थी तो इन्होंने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स, इनसे मिलके फंडिंग शुरू की थी। थोड़ा पहले हमारा बजट बहुत कम था, थोड़े से बच्चे थे, आस्ता आस्ता हमारा पूल भी बढ़ता गया, हमारी ज़रूरियात भी बढ़ती गई और हमें अच्छे प्लेयर भी मिलते गए। फिर पहले जब हम 2008 में हमें इन्विटेशन आया इंडिया से, ऑल इंडिया अंडर 16 टूर्नामेंट, वो हम खेलने के, ये रिकॉर्ड है कि इंडिया से आज तक कोई नहीं जीत के आया। वो फर्स्ट टाइम थे कि हम इंडिया से जीत के आए और मुझे याद है वाघे बॉर्डर से हम वापस आए थे तो क्या खुशी का समा था। तो यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ और माशाल्लाह हमें 2010, 11, 12, 15, 17, अभी 1.5 माह पहले हम हो गए 19, इतने टूर कर लिए हमने। अभी बच्चियों की एकेडमी भी हमने शुरू की है, लेकिन बच्चियों की एकेडमी में भी हमने हॉस्टल शुरू नहीं किया बिकॉज वो आपको पता है बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसके लिए और जो लवाजमात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बच्चियों को तो ऑन डेली बेसिस देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के हवाले से हम बच्चों को हॉस्टल रन करते हैं और ये बच्चों को हमारे कोचेज उन छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, वहाँ जाके इनके ट्रायल्स लेते हैं, इनके टूर्नामेंट्स वॉच करते हैं और जिसमें टैलेंट होता है उसको फिर लाहौर ले आते हैं। जब ये लाहौर आ जाता है तो फिर मैं खुद इनके ट्रायल्स लेता हूँ और उसमें हम फिर इसको फ़िल्टर करके जो जिसमें हम समझते हैं कि टैलेंट है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है, उसको हम अपने हॉस्टल में जगह देते हैं। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कन्वेयर बेल्ट है और जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें, खेलें ज़रूर हमारे पास, लेकिन 2-3 मिल के अपना को घर ले लें, किराए पे कमरा ले लें और नए बच्चों को जगह दें ताकि वो इनको रिप्लेस कर लें। इनकी एजुकेशन, इनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इनकी सारी इक्विपमेंट और इनके यूरोप टूर्स, ये सब कुछ फ्री, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी है।
जब हमने हॉस्टल अपना शुरू किया ना, तो खाना तो हमें फिजिबल ही नहीं था बाहर से, तो खाना हमने घर से शुरू किया। मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया मेरा इस अकेडमी के लिए, मैं उसको सलूट करता हूँ। जितना साथ उसने दिया ना, वो बच्चों का खाना पकाती है, सुबह शाम 2 टाइम का खाना पकता है, और अच्छा खाना जो हमारे घर में पकता है वही उनके लिए। ये नहीं कि उनके लिए अलग, और बाकायदा इनकी रिक्वेस्ट पर कि कई बच्चे फ़ोन करते हैं घर पर, आंटी आज हमारा ये दिल कर रहा है खाने को, जो वो कहते हैं वो पक के जाता है इनके लिए। मेरा नाम वकास लियाकत भट्ट है। 2002 में मैंने हॉकी स्टार्ट की कॉलेज के एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज से मैं इंटर किया, और स्टार्ट में मुझे ही 1-2 साल के अंदर ही मुझे डिपार्टमेंट मिल गया नेशनल बैंक, और 2006 में मैंने पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया एज ए गोलकीपर। फिर मुझे एक इंजरी आ गई शोल्डर की, जिसकी वजह से मुझे बड़ी अर्ली एज में खेलने से जो है छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से मेरा नाम नॉमिनेट हुआ FIH लेवल 2 के कोर्स के लिए। मैं वहाँ कोर्स करने गया, और बड़ी अच्छी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। वहाँ पे लेवल 2 के लिए गया था, लेकिन लेवल 3 मुझे प्रमोट करके वापस भेजा गया। अभी मैं पाकिस्तान वापडा के साथ एज ए कोच काम कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों के साथ। डार हॉकी अकेडमी के साथ एज ए कोच कम्प्लीटली काम कर रहा हूँ। अभी लास्ट यूरोप टूर पे भी मैं इनके साथ। हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चे को यहाँ पे लाएं, उसकी स्पेसिफिकली हॉकी के लिए तैयार करें, और उसको सबसे पहले कोई डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करवा सकें अर्ली एज में, क्योंकि हॉकी कोई रिच पर्सन तो खेलता नहीं, यहाँ पे गरीब आदमी की गेम है। हमारे पास हैदराबाद से, पीर महल से, जो साहिवाल फैसलाबाद वाली बेल्ट है, इधर से चीचावतनी से, पिंडी से, पेशावर से, हर जगह से प्लेयर आ रहे हैं। हमारा पहला मोटिव ये होता है कि हम छोटी एज के बच्चे लें, जिनकी जिस तरह स्कूल के लिए बच्चे लेते हैं 13 साल 14 साल, अभी हमारे पास 30 से 35 बच्चे जो इस एज के होंगे, उनको हम तैयार करें, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उससे पहले हम उनके साथ स्टडी भी कंटिन्यू करवा रहे हैं, जिसके लिए हमारी स्पिरिट यूनिवर्सिटी, स्पिरिट कॉलेज हमारी फेवर कर रहा है। हर साल 5-6 बच्चे कॉलेज में जाते हैं हमारे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिलती है वहाँ पे। स्टडी के साथ फिर हम उनको प्रोफेशनल, आगे इंटर के बाद प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑफ़र करते हैं। हमारे बच्चे एविएशन कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, दूसरे डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है। जो स्टडी में नहीं अपने आप को प्रमोट कर सकता, वो अपने आप को जो है ज़्यादा उसके फोकस हॉकी की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, तो वो मीनवेल डिपार्टमेंट में आर्मी, माड़ी गैस, सुई गैस, वापडा, कुछ 6 से 7 बड़े बच्चे हमारे वापडा नेशनल टीम से इस टाइम खेल रहे हैं। 13वें 14वें स्केल में बैठे हुए। अब 14वां स्केल आपको पता पाकिस्तान में करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो 4 साल की हॉकी खेलने के बाद वो 14वें स्केल में बैठा हुआ है। 35-35, 40-40 हज़ार रुपया एक गरीब घर का बच्चा ले रहा है। तो हमारा मोटिव बेसिकली ये है कि बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग करना, उसको डिपार्टमेंट देना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए सारी हर तरह की चीज़ जो है वो डार अकेडमी प्रोवाइड करती है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, और मुझे प्यार से पीके बोलते हैं। हम 3 भाई हैं और मेरी एक बहन है, तो सबसे बड़ा मैं हूँ। गांव में शुरू से मैं खेल रहा था हॉकी, तो उस्ताद ने मुझे देखा, उसका नाम उदशकूर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे बड़े लोगों से मिलाने लगे। हमारे गांव के हैं वो, उसका नाम है अलीम बिलाल, तो वो लेकर आए मुझे यहाँ लाहौर में, तो डार हॉकी अकेडमी में। मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 6th क्लास में, और जो डार साहब हैं वो अकेडमी वाले, वो मेरी सब कुछ खर्चा वगैरह वही मेरे उठाते। जो शूज़ है, वो जो किट वगैरह हैं, और हॉकी है वो अकेडमी वाले सब कुछ करते हैं। जब गोल करता हूँ तो पैसे देते हैं 1000, जब 2 गोल करूँ तो 2000। मैं हॉकी खेलूँगा, इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर बनूँगा, तो मेरे घर वालों की भी एक ख्वाहिश है। अब एक हॉकी जो है, जो सबसे नेसेसरी चीज़ है, हर चीज़ से पहले हमें हॉकी खेलने के लिए हॉकी चाहिए। वो आजकल के दौर में जो हल्की से हल्की हॉकी होगी ना, वो 5 से 6 हज़ार रुपये की हॉकी है, ठीक है। और जब महंगी से महंगी की तरफ जाऊँगा, अभी मैं यूरोप गया हुआ था, जब वहाँ जाके मैंने हॉकी का रेट पढ़ा तो मैं दंग रह गया। वो 350 यूरोज़, जो 50,000 को टच कर रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। एक अच्छा इक्विपमेंट, एक अच्छी हॉकी कैसे एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जिसके घर की जो है मंथली सैलरी 9-10 हज़ार रुपये उसका बाप अर्न करता होगा, या 20,000 अर्न करता होगा, वो अपने बेटे को हॉकी तो नहीं लेके दे सकता, बाकी बच्चों का पेट तो नहीं काट सकता, तो अकेडमी प्रोवाइड करती है। फिर शूज़ आ गए,
हम अच्छे से अच्छे शूज़ इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हॉकी जो शूज़ है, जो ग्रिपर है, वो एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार देगा। जो पिछला मॉडल होगा, एडिडास हो गया या डिटा हो गया, जो कोई भी हो गया, वो परचेज़ करते हैं हम। फिर हॉकी जो गोलकीपिंग किट है, सबसे महंगा इक्विपमेंट है राइट नाउ, तकरीबन 2.25 लाख रुपए पाकिस्तानी, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। जो हॉकी गियर है वो इरफान भाई ने उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस की भी है, और हमारे हर बच्चे के पास ओबो के गियर्स हैं, जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उसकी प्राइस क्या है। और माशाल्लाह इस टाइम मेरे पास 7 जो है मेल गोलकीपर्स हैं। एक पाकिस्तान करंट खेल रहा है, एक यूथ खेल चुका है, एक अभी बैकअप स्कॉट हुआ था जो उज़्बेकिस्तान के साथ टीम मुझे उसमें खेला है, एक माड़ी गैस में खेल रहा है, और 2 फीमेल्स हैं। उन दोनों के पास भी ओबो के गियर हैं। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये तकरीबन अगर 10 का है तो ये तकरीबन 30 लाख तक का तो यही मामला बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी करने के लिए मुश्किल तो बहुत आती है, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसमें हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। गोलकीपर किट जो है वो इस वक्त 3 लाख रुपए की हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओबो कंपनी जो न्यूजीलैंड की हमें वो फ्री किट देती है। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको तस्वीरें भेजी अपने गोलकीपर्स की पुरानी किटों से, तो उन्होंने कहा नहीं यार हम आपको सपोर्ट, पहले उन्होंने बोला जी हम आपको 50%, मैंने बोला भाई 50% तो हम एक 10% नहीं दे सकते आपको अब, लेकिन उन्होंने हमसे डील है, उन्होंने हमें फ्री देते हैं हर साल, जिस वक्त ज़रूरत हो पुरानी किट की तस्वीर भेजते हैं, वो हमें नई किट भेज देते हैं वहाँ से। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टोटली चीज़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। उनके सॉक्स, उनके शूज़, उनके शिन पैड, उनकी हॉकी स्टिक्स, उनके गियर, उनकी गोलकीपिंग गियर्स, उनकी जो है पहनने वाले इक्विपमेंट, अभी सर्दियाँ आएंगी, उनके ट्रैक सूट्स, ये सब डार हॉकी अकेडमी प्रोवाइड कर रही है। जो हम यूरोप टूर पे जाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्चा है वो, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर बच्चे को। फिर कोशिश होती है हमारी, हमें कोई अच्छी चीज़ें मिल गई फंडिंग, तो हम बच्चों को शॉपिंग वगैरह के लिए भी वहाँ पे दें और वो अपनी कोई चीज़ वगैरह ले सकें। पूरी दुनिया में आपको इस मॉडल पे हॉकी की कोई एकेडमी नज़र नहीं आएगी। अगर आप यूरोप में हॉकी खेलना चाहते हैं ना, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको क्लब को 300-400 यूरो पर मंथ देना पड़ेगा हॉकी खेलने के लिए, और फिर इक्विपमेंट खुद खरीदना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट की एकेडमी अपने बच्चे को लेके जाएंगे या फुटबॉल की मॉडल टाउन में खिलाने ले जाएंगे तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये महीना देना पड़ेगा, और फिर किट भी खरीदनी पड़ेगी। और ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स है, और इस सबसे महंगी स्पोर्ट्स को पाकिस्तानी लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग पैसे दे रहे हैं। हम तो टूल्स हैं ना, लेकिन पीछे तो पाकिस्तानी लोग ही हैं ना जी। ये दुनिया में बहुत बड़ी कौम है पाकिस्तान की कौम, और ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें अगर आप रखें, आप इनको साथ लेके चलें, हर बात इनको बताएं। आज के दौर में अगर आप इनको ईमेल और व्हाट्सएप पे रखें और अपनी हर बात इनसे शेयर करते रहें। और हमें आज तक हमें नहीं याद कि हमने कभी हॉकी खरीदी होंगी, लेकिन बहुत कम। हम एक फ़ोन करते हैं सियालकोट में ग्रेज को, डीटा को, मलिक को, जिसको भी फ़ोन किया, नेक्स्ट डे बट साहब के पास हॉकियाँ पहुँच जाती हैं। सो ये बहुत बहुत अजीम लोग हैं पाकिस्तानी। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। जो हमारे साथ जितने भी लोग, दानिश कलीम है मेरा हेड कोच, वकास है, इजाज़ है, इससे पहले और भी लोग, इरफान भट्ट है, मैं खुद हूँ, कुछ अंपायर्स हैं, 1 रुपया सैलरी के मद में, नॉट अ सिंगल पैनी इनमें से कोई बंदा मेरे से ना तकाजा करता है ना लेने को तैयार है। अगर मैंने कभी कहा भी है ना कि यार ये कुछ पैसे इस किटी में पड़े हैं, आप लोग आपस में बांट लो, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीम आई हैव। अल्लाह ने इतनी मेहरबानी मेरे पे की है कि ऐसे साथी मुझे दिए हैं जो कि सिर्फ इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हॉकी से मोहब्बत करते हैं। हॉकी स्किलफुल गेम है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हमारी इनकी स्किल के ऊपर काम करना है। स्किल में आपकी पासिंग स्किल्स, आपकी रिसीविंग स्किल्स, आपकी एलिमिनेशन स्किल्स, गोलकीपर एंटायरली डिफरेंट शोबा है, उसकी जो है वो डिफरेंट स्किल्स हैं। फिर हॉकी अब टोटली साइंस हो गई कि आप जो है टेक्निकल ज़्यादा होगी, टेक्निकल से ज़्यादा टेक्टिकल होगी। अगर आप यूरोपियंस को देखेंगे ना, उनकी जो ये सारी हॉकी एजुकेशन, हॉकी की तैयारी वो 8-9 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ बच्चा खेलना शुरू करता है हॉकी जब वो मैट्रिक पास करता है, तो कहता है मैं एडमिशन ले लूँ कॉलेज में, तो मुझे कहीं एडमिशन मिल जाएगा फ्री, तो वहाँ से खेलना शुरू करता है। अब पहला गैप तो 8 साल का ये आ गया यहाँ पे। फिर वो बचपन से उनको पासिंग, रिसीविंग और मूवमेंट सिखा रहे हैं। हम अभी भी ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, एक्चुअली हम पब्लिक हॉकी खेलते हैं, एलिमिनेशन, वाह जी वाह,
बच्चे ने डॉज मारा, क्या बात। अब हमें वहाँ पे डॉज बहुत अच्छी चीज़ है, अब वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ हमें उसको बताना है कि बेटा पासिंग, रिसीविंग और बाकी स्किल्स कितनी ज़रूरी है, हमें जगह बनाना कितना ज़रूरी है। अब यूरोपियन और हमारा सिर्फ यही फ़र्क है, हमें एक प्रॉब्लम आ गई बॉल वॉचिंग की। क्यों? हर बच्चा चाहता है कि हम बॉल लेकर ट्रैवल करें, डॉज मारें। अब हम यहाँ पे उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ला के कि बेटा ये जो एलिमिनेशन से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं बॉल रिसीविंग, बॉल पासिंग, हमारी जगह बनाना, हमारी डिफेंडिंग स्किल्स। मेरा नाम इकरा इकबाल है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। कायद-ए-आज़म गेम्स हुए थे, उसके बाद मैं इधर आई थी, तब से सर वकास मुझे कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया था। बेसिकली हमारे जो ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन डाइट्स वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए हमें मिलेंगी तो हम बाहर जाके अपना मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। और ये होता है कि यहाँ के मेरिट के बेस पे चूज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मेरिट के बेस पे जब चूज़ करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, दैट्स व्हाई वो वेल परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा नाम फ़ाइका रियाज़ है, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा मैंने अपना स्पोर्ट्स का करियर 9th क्लास में स्टार्ट किया। बेसिकली मेरी फ़र्स्ट गेम हॉकी थी और सेकंड एथलेटिक्स थी, लेकिन अब मेरी फ़र्स्ट गेम एथलेटिक्स हो गई है और सेकंड गेम हॉकी। एथलेटिक्स में आगे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉकी में लेस्को फेस्को इनकी टीमें अलग अलग नहीं बनती, इंटर यूनिट नहीं होते हैं लड़कियों में। लेकिन जब एथलेटिक्स है उसमें लेस्को फेस्को मैप्को गैप्को इन सब की अलग अलग टीमें बनती हैं और इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक मेडल पे प्रमोशन मिलता है। इसमें इवेंट ज़्यादा हैं, 100, 200, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, इसमें प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसके घर वाले कहते हैं कि यार कमा के लाओ, वो इशू जो है ना नौकरी का, वो कवर नहीं हो रहा। जब तक इशू ये नौकरी नहीं बच्चों को मिलेगी, अच्छी नौकरी, ये नहीं है 20-25 हज़ार रुपये ली, ये पाकिस्तान का कलर लगना कितने, इसकी कम से कम एक बच्चे की तनख्वाह कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि इसने जब बाहर खेलता है पाकिस्तान का झंडा लगा होता है इधर। इतनी शान है पाकिस्तान प्लेयर की और जॉब्स कोई नहीं है। इस तरह नहीं काम चलना। पाकिस्तान स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश जो रूल कर रहा था पिछली कई दहाइयों से, और स्नूकर 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हमारे पास थी, आज एक भी नहीं है। और भारत उस इरा में उनके पास जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन होता था ना, वो एक सिख होता था जो अपनी मूंछों से ट्रैक्टर खींच रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन हुआ क्या, स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन कैसे आई, उन्होंने IPL से स्टार्ट लिया, अपनी क्रिकेट लीग से। दुनिया सारी में जो स्पोर्ट्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने टेक ओवर की है। बार्कलेस प्रीमियर लीग, आप फुटबॉल देखते हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब देखते हैं, ये गवर्नमेंट रन एंटिटीज नहीं है, दीज आर ऑल रन बाय कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल, इज लाइक बिजनेसेस, दे अर्न लॉट ऑफ मनी। इंडिया में जितने अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, यू नेम इट, वो सारे स्पोर्ट्स के पीछे हैं। प्लस उनके बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं, आप प्रीति जिंटा देख लें, शाहरुख खान देख लें, अमिताभ बच्चन का बेटा देख लें, ये सब कबड्डी में इन्वॉल्व हैं, फुटबॉल के जूनियर वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, हॉकी की लीग्स 2 वहाँ हो रही हैं। उन्होंने अपने यूथ को सपोर्ट किया है, और जब उन्होंने अपने यूथ को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उसके पास इतने पैसे आए कि वो अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सके। तो आप देख लें कि वो क्रिकेट में भी वर्ल्ड की नंबर 1 टीम विराट कोहली पैदा कर रहे हैं, उनका शूटर ओलंपिक गेम में गोल्ड जीत रहा है, उनकी बैडमिंटन की लड़की वर्ल्ड नंबर 1 है, सानिया मिर्जा उनकी टेनिस की वर्ल्ड नंबर 1 है, लिएंडर पेस उनका टेनिस का वर्ल्ड नंबर 1 है डबल्स का। सो दे हैव इन्वेस्टेड। हमारे यहाँ अब मुझे एक नाम बता दें क्रिकेट के अलावा, एक अमीर आदमी का नाम, मियां मनशा, मलक रियाज, जंगीर तरीन, अलीम खान, कोई आदमी आपको हॉकी की मदद के लिए आया हो? अभी हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, मैं हेड कोच था, 2 दिन पहले तक पैसे नहीं थे कि हम लोग टिकटें खरीद सकें। तो ये आप अपने मुल्क में, ये हमारा हाल हो रहा है। इस पस्ती पे हम जा चुके हैं कि अपनी नेशनल गेम को हम सपोर्ट नहीं कर सक रहे, एक गेम को। जब हमारे पास ग्लोरी थी, हमने उसके बाद काम नहीं किया। ताकत के नशे में, एक ग्लोरी के नशे के हम गोल्ड मेडलिस्ट, हम उसमें ही रहे, हम उससे बाहर नहीं आए। बाकी दुनिया काम करती रही। हम अभी भी कह रहे हैं कि वो हॉकी वही पुराना स्टाइल है, 2-4 को डॉज मार लें, वो ऐसा नहीं चलेगा।
हमें उन सारी चीज़ों को, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जो दुनिया नीड कर रही है। 2008 तक चले थे, हॉलैंड आती थी यहाँ पे खेलने, कोरिया आती थी, इंडिया हमारे से तरसता था सीरीज़ के लिए। सीरीज़ होती थी पहले, जर्मनी आता था, वो हमसे सीरीज़ लेते थे। अब पिछले 12-14 साल या इससे भी ज़्यादा से हमसे खेलने को तैयार ही कोई नहीं। अब तो हर जगह खेलने के बाद में क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है। पहले तो लोगों में बुलाते थे कि यार पाकिस्तान से खेलना एक शान होती थी, पाकिस्तान प्लेयर को देखना एक शान होती थी। कौमी खेल तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ हमारा, क्या करें, शौक है, ये शौक है बस। हम खुद तो नहीं प्लेयर बने, इनको बनाएंगे। ना इनको खाने को कुछ है। मेरा नाम है जी डॉक्टर बिलाल कुरैशी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन। I graduated in year 2000 and since 2005 I have this own private practice in Islamabad. I'm a dentist from outside. Inside जो मेरी सोल है वो एक मैं बाइकर हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है निकलने का मैं निकल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं गुजार सकता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर वो गुजारा जाए। हार्ले डेविडसन से मेरी जो पहली मुलाकात है वो हुई 2010 में एंड सिंस देन आई बीन राइडिंग हार्ले डेविडसन। I've got a Harley Davidson Softail Heritage, that's anniversary edition, 2013 model. That's 1800cc. के अलावा I have this Honda VFR which is an adventure touring bike. एडवेंचर टूरिंग जो है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए या ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए जहाँ पे आम मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। वी हैव दिस स्मॉल ब्रदरहुड इन इस्लामाबाद जिसका नाम है द क्लैन। इसको बने हुए भी तकरीबन 7-8 साल हुए हैं जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। उसके लिए हमने अपने ही ग्रुप में एक टीम बनाई है। 2-3 लोग हैं, हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं सुफियान साहब जो कि सऊदी अरब से ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं इस चीज़ की। वो सब जो नए राइडर्स आते हैं उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से बाइक के ऊपर बैठना है। वो एक 2-3 दिन का क्रैश कोर्स होता है कि मोटरसाइकिल को किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि ये एक हैवी मशीनरी है। 1200 से लेके 1800 से लेके 2000 सीसी तक का एक मोटरसाइकिल है। उसका ज़ाहिर वज़न भी है, तो उसको फिर लेके चलना, अगर खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल गिर जाए तो उसको उठाना किस तरह है, फिर आपने अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। We have about more than 50 members. लोगों का अमूमी तासुर ये होता है कि दे स्पॉइल ब्रैड्स, अमीरों के बच्चे हैं और माँ बाप पैसे दे देते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू जी। दिस इज़ हार्ड अर्न मनी जो कि सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं। इसमें कोई भी बच्चा नहीं है। हमारी एक एज लिमिट सेट है, हम 30 ईयर्स से कम के कोई भी मेंबर नहीं है। तो जो एवरेज एज है हमारे ग्रुप मेंबर्स की वो तकरीबन 55 से 60 वेरी करती है, 55 to 60 ईयर्स। वी हैव मेंबर्स ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, 75 ईयर्स ऑफ एज। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 डॉक्टर्स हैं उसमें, फिर कुछ कंपनीज़ के CEO, CFOs और इस तरह के लोग हैं। बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स हैं, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरा नाम मुबशर रज़ा है और मेरा सारा करियर एक मल्टीनेशनल पाकिस्तान टबैको के साथ गुजरा। फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड था। मोटरसाइकिल्स मैं
ने शायद जब सीखी तो मेरा उस वक्त ज़मीन पे शायद पाँव भी नहीं लगते थे, तो शौक़ बचपन से था। अब जो इस वक्त मेरे पास हैं जो मोटर बाइक्स, एक प्योर क्रूजिंग बाइक है जो कि आपको हाईवेज़ पे या रोड्स पे बहुत अच्छी कंफर्टेबल राइड, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है। ये 1800 सीसी है, इट्स कॉल्ड होंडा वेलकरी। और ये जो मेरे पास गोल्ड विंग था, ये उसका स्लीकर वर्जन है। दूसरी बाइक भी मेरे पास होंडा है, ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है और ये नॉर्दर्न एरिया के लिए पक्के और थोड़ा बहुत कच्चे रास्ते के लिए बेहतरीन मोटरसाइकिल है। शहर में भी चलाने में अच्छी है, ये ज़्यादा एजाइल है, ज़्यादा लाइट है। रिटायरमेंट के बाद मैं इसको जब लोग चीज़ें छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के ग्रुप से हम इंटरेक्ट करते हैं और जिस तरह जो डाइवर्सिफाइड और मुख्तलिफ आपको ख्यालात मिलते हैं, बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग सिर्फ एक कॉमन शौक़ की वजह से इकट्ठे होते हैं। और जो हमारा ज़्यादातर राइड्स होती हैं वो आउट ऑफ द सिटी होती हैं। हम लोग बाहर निकलते हैं सुबह 2-4 घंटे की राइड के बाद कहीं बैठ के नाश्ता किया, किसी जगह चाय पी और फिर हम वापस पहुंचते हैं। तो वो जो लोगों का ख्याल है कि लोग चला रहे होंगे और वन व्हीलिंग होगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मोटरसाइकिल्स बड़ी सीरियस एक्टिविटी है। हमारा ग्रुप बेसिकली चॉपर्स का है, क्रूज़र कैटेगरी, चॉपर्स कैटेगरी, और हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जिनके पास सिर्फ क्रूज़र्स हों। स्पोर्ट्स बाइक जो है दैट्स अ स्ट्रेट नो, उसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादातर जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास क्रूज़र्स हैं। उसमें बहुत सारे हार्ले डेविडसन हैं, एक इंडियन मोटरसाइकिल है जो कि मेड इन यूएसए, इंडियन मशहूर ब्रांड है। फिर बहुत सारे होंडा, यामाहा, सुजुकी, हर किस्म की बाइक जो है वो है। एक से एक मशीन मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मोटरसाइकिल होना काफ़ी नहीं है इस शौक़ के लिए। जितना आप मोटरसाइकिल पे खर्च करते हैं उसका सब्सटेंशियल पार्ट फिर आप मोटरसाइकिल की जो सेफ्टी गियर है उसके ऊपर खर्च करते हैं। हेलमेट से सब फेमिलियर है, तो हेलमेट एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन हेलमेट सिर्फ कानून को पूरा करने के लिए नहीं, हेलमेट आपको अपनी ज़ाती सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हेलमेट आपको, और अच्छा हेलमेट, प्रोटेक्ट करता है, और उन हेलमेट्स को आपको चंद साल बाद आपको बदलना भी चाहिए क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है। हेलमेट के अलावा आपको हेड टू टो सब सेफ्टी इक्विपमेंट है। आपको प्रॉपर जैकेट्स पहननी चाहिए जिनमें पीवीसी या हार्ड पैडिंग होती है, जो आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी एल्बोज उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी नीज़, आपकी हिप, वो आपके ट्राउजर्स में उसकी पैडिंग होती है। और आपके शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें टोज़ और एंकल जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। बाइकर्स जब भी राइड करते हैं सड़क पे भी, कभी आपने हार्ले डेविडसन को ग्रुप में जाते हुए देखा हो उनको, तो हमारी एक फॉर्मेशन होती है, स्टैगर फॉर्मेशन। उसमें हमारे एक कैप्टन होता है जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है। कैप्टन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हमारे मार्शल्स होते हैं 2 जो कि इन सबको लाइन में रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे आखिर में एक बहुत सीनियर बाइकर जो है वो टेल पे होता है, जो कि सबको साथ लेके चलता है ताकि कोई पीछे ना रह जाए। तो ये सारी फॉर्मेशन जो है, एक लाइन में चलना और जिगजैग फॉर्मेशन, स्टैगर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन का एक ख़ास वतीरा है जो कि हार्ले डेविडसन राइडर्स को बाकी जो बाइकर्स हैं उनसे अलग करती है। मेरा नाम तौकीर सुल्तान अवान है। नाउ आई एम टर्निंग 55। तकरीबन 16 साल की उम्र में मैं अमेरिका चला गया। तो मैंने अपनी जो फाइनल पढ़ाई है
और जो मेरे कारोबार का आगाज़ है वो मैंने अमेरिका से किया। 87-88 में मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो सेक्रीफाइस है अपने मुल्क के लिए वो ये है कि मैं अपने मुल्क वापस आऊँ, और जो मैंने इस एनवायरनमेंट को समझा है, सीखा है, जो मैंने वहाँ पे कारोबार किए, कि उनको पाकिस्तान में ला के जो नई लेटेस्ट इनोवेशन वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए। तो आई मूव बैक टू पाकिस्तान। ये जो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का शौक़ है ये शायद इनहेरिट किया, लेकिन शौक़ को एक और लेवल या एक और एक्सट्रीम पे ले जाने में मेरा अपना ही कसूर है। पिछले आप समझ लें कि 32 साल से, जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, ओवर द ईयर्स मैं एक एक करके पैसे जोड़ के जमा करके, जिस तरह आप छोटी उम्र में करते हैं उस तरह से मैंने गाड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसी के साथ मोटरसाइकिल्स को भी इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ लोग हैं जिनको पर्टिकुलर एक मॉडल, जिस तरह किसी को हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स में पसंद है, किसी को कावासाकी या यामाहा पसंद है, और गाड़ियों का भी यही है। कुछ लोग जो है वो वोक्सवैगन्स, कुछ लोग जो है मर्सिडीज़ को। मेरे में शायद थोड़ी सी जो फ़र्क है वो ये है कि जो भी मोटरिंग से रिलेटेड चीज़ है और जिसमें भी कोई पुराना पन है तो वो उससे मैं अट्रैक्ट होता हूँ, और उस टाइम से भी गुजरा हूँ कि जब मैंने जो भी नई और लेटेस्ट गाड़ी होती थी वो मेरे पास होना लाजमी होता था। लेकिन जो मेरी उम्र बढ़ती गई उसी तरह जो मेरा शौक़ है वो नई से ज़्यादा पुरानी चीज़ों पे जाना शुरू हो गया। मैंने वहाँ अमेरिका में भी हार्ले डेविडसन रखा और पाकिस्तान भी यहाँ पे उसको लेके आया। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हार्ले डेविडसन अमेरिका का सबसे पहला मोटरसाइकिल नहीं। जो पहला मोटरसाइकिल है उसका नाम तो मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारा नाम नहीं है। तो उस मोटरसाइकिल का नाम है इंडियन, लेकिन वो अमेरिकन इंडियन से मंसूब है, जो अमेरिकन इंडियन रेड इंडियंस होते थे। तो अगर आप उसका जो मोनोग्राम है वो भी देखें तो उसके ऊपर एक जो इंडियन चीफ है, जो रेड इंडियन चीफ है, उसका जो फेस है उसका उन्होंने ये लोगो बनाया हुआ है। क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बाइक है तो ज़्यादा लोगों ने इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं किया। तो आई वुड हैव टू से दैट जो मेरे पाकिस्तान में मोटर बाइक्स हैं उनमें जो मेरे फेवरेट बाइक्स हैं उनमें से ये इंडियन चीफ रोड मास्टर है। उसके अलावा मेरे पास होंडा का गोल्ड विंग भी है। मेरे पास यामाहा का वी मैक्स भी है। इसके अलावा जो कावासाकी ने एक बड़ा स्पोर्ट्स बाइक बनाया था, खैर अब तो मैं उसको ज़्यादा चलाता नहीं, लेकिन कावासाकी का निंजा। और इसके अलावा मुझे पुराने स्कूटर्स, अगेन जो पाकिस्तान की हेरिटेज से जिनका ताल्लुक़ है, जिसमें इटालियन लेमरेटा, जिसमें इटालियन वेस्पा शामिल है। कुछ तो मैंने तैयार हुए ख़रीदे, कुछ को मैंने बड़ी ही पसमानदा हालत में लिया, उनको जो है वो रिस्टोर किया। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रिटिश मोटर बाइक्स आए थे, जिसके अंदर BSA है, मैचलेस है, ट्रायम्फ है। उनका भी मैंने एक एक दो जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको मैंने लेके ओवर द लास्ट 30 ईयर्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा मेरी कलेक्शन या जो कुछ भी है ये कमा के, मेहनत करके, उसके बाद साल में एक एक दो के लिए पैसे जोड़ के तो मैंने ये कलेक्शन अल्लाह के करम से जो है वो की है। हैवी बाइक्स का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में ये पिछले 6 से 7 साल में ज़्यादा आया है, और जो हैवी बाइक्स हैं उनको चलाना, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सड़कों पे होना एक नया डायनामिक्स है जो शायद, ज़ाहिर है कि ये बच्चे तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उन्हें शौक़ से लिया तो उनको समझ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि ये बाइक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने मोटरसाइकिल हैं इनकी जो ही आप स्टार्ट करते हैं तो इनकी लाइट ऑन हो जाती है। अब उस लाइट ऑन होने की एक वजह है, वो वजह ये है कि ये छोटा एक CD70 का बाइक नहीं है, ये बहुत हैवी है, और खुदा ना खासा अगर ये कहीं सड़क पे आता है तो अगर इसको प्रॉपर्ली चलाया ना जाए, जो बाकी गाड़ी चलाने वाले हज़रात हैं, जो पेडेस्ट्रियन हैं, वो अगर उनको पता ना चले तो वो एक्सीडेंट भी उससे हो सकता है।
तो ये लेकिन यहाँ पे हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं हमें वो जब रोकते हैं और वो कहते हैं कि हमने चलान कर रहे हैं क्योंकि आप दिन के टाइम पे लाइट आपने ऑन की है, तो उनको समझाना पड़ता है। तो कई दफ़ा उनको यूट्यूब पे दिखाना पड़ता है कि जी ये इसका बैकग्राउंड है। इसी तरह एक कंप्लेन आती है कि जी इनके जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ से ये मोटरसाइकिल बन के आए हैं वो उन मुल्कों में भी कायदा कानून है, तो अगर वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया तो किसी वजह से किया है। और वो बेसिक वजह ये है कि अगर ये बाइक लाउड ना हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक बड़ा हैवी बाइक आ रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये पुलिस है, उनको बहुत समझने की ज़रूरत है। उनके वो जिस तरीके से उनको एक प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसका सोल्यूशन ये है कि ये बंद कर दो, ये सोल्यूशन नहीं है। जितना प्रॉब्लम आपको बसों में या वैगनों के एक्सीडेंट्स में या कभी गैस का सिलेंडर फट गया या कभी खाई में गिर गई या वो चीज़ें रोज़ सुनते हैं, तो उनको आप बंद नहीं करते, उनको आप रेगुलेट करते हैं। आप एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक ये स्पोर्ट है, दुनिया में बेहतरीन मोटरसाइकिल बन रहे हैं, सेफ्टी से इक्विप्ड मोटरसाइकिल बन रहे हैं। इन मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल्स हैं, ABS है, इनके टायर स्पेशल हैं, इनकी इंजन्स बहुत स्पेशल हैं। तो इतना अच्छा जो इक्विपमेंट बन रहा है और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि वो कहते हैं कि जी हम इसको बंद कर दो, बस ना होगी ना प्रॉब्लम होगा। रिसेंटली हमने मोटरवे पे इजाज़त थी चलाने की मोटरसाइकिल और वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने बंद कर दी। तो हमने काफ़ी इंगेज किया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में केस किया। मैं पिटिशनर हूँ, उसमें से जो 6-7 हैं उनमें से। हाई कोर्ट लर्नड जस्टिस जो है दे अंडरस्टूड आवर व्यू पॉइंट, they appreciated कि this is a legal activity, this is a good sport and it should be regulated but it should be permitted। तो हमने वो केस जीता। इसके बावजूद हमें उन्होंने मोटरसाइकिल्स को अलाउ नहीं किया अभी तक, जबकि कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट है इसके ऊपर। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया और उस पर भी कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी कि इनको आप मत रोकें और हम वरना ये एक्शन लेंगे इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन बात यही है कि हमारे पास तो सिर्फ मोटरसाइकिल और हेलमेट है और फोर्स जो है वो तो पुलिस के पास है। ये मशीनें सस्ती नहीं हैं, ठीक है। जब इसको इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर हम जो इसकी कीमत है मोटरसाइकिल की उससे डबल या उससे 2 गुना तकरीबन हम टैक्सेस दे रहे होते हैं हुकूमत को। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें कहा जाए कि आपको इजाज़त नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर आपने मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं देनी तो आप ऑल टुगेदर इसकी इंपोर्ट बंद कर दें।